हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही लाजवाब सेशन लेकर आया हूँ। शायद फिजिक्स से है, क्लास 12th का, जो छोड़ दिया था मैं कुछ दिन के लिए, और केमिस्ट्री पर ध्यान दिए हुए थे। और इसमें भी आप लोग को 8 सेशन तक करवा दिए, 8 लेसन तक। नॉर्मल लेसन आज है, जिसका नाम है ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाश की कहिए या सिर्फ प्रकाश की कहिए। तो आइए हम इसको रिवीजन के मोड में चलते हैं और फटाफट रिवीजन करते हैं। और अभी तक जो हैं नए, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग का अभी 15 दिन लगभग और टाइम है। तो चलिए फटाफट रिवीजन हम लोग कर लीजिए। एक बार फिर से आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आप लोग को किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो पिछले नहीं देखे हैं 1 से 8 तक चैप्टर को, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाइए, आराम से देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं 9वां नंबर में, 9वां नंबर के चैप्टर में, जिसका नाम है किरण प्रकाश की ऑप्टिक्स, है ना। पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। सभी को पता होगा कि गोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ FO बाई FE, बी में दिया हुआ -FO बाई FE, सी में दिया हुआ -FE बाई FO और डी में दिया हुआ FE बाई FO। तो इसका सटीक और सही आंसर क्या होगा? FO बाई FE, यानी ये नंबर ऑप्शन सही होगा। आपको एक सर FO क्या है, FE क्या है, तो सभी को पता है कि FO जो है अभिदृश्यक, है ना, अभिदृश्यक, है ना, अभिदृश्यक लेंस की क्या है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी है। और FE जो है आई लेंस की, है ना, आंख के लेंस की कहिए, या आई लेंस की, है ना, आई लेंस की फोकस दूरी, आई लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है, फोकस दूरी है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है, दूसरा क्वेश्चन है कि म्यू टू नहीं, 1 यहाँ लिखा हुआ होगा, 1 म्यू टू, है ना, 1 म्यू टू के बराबर, या तो ऐसे ही कर सकते हैं 1 म्यू टू, या ऐसे कर सकता है ना। यानी कि 1 म्यू टू किसके बराबर होता है, 1 म्यू टू किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया म्यू टू बटा म्यू 1 के, बी में दिया हुआ है म्यू 1 बटा म्यू 2 को, सी में दिया हुआ म्यू 2 इंटू म्यू 2 को, डी में दिया हुआ 1 बाई म्यू 1 इंटू म्यू 2 को। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप कहिएगा सर ऐसे कैसे, तो देखिए अगर आपको 2 म्यू 1 दिया हो रहा है, तो इसको मान हो जाता है म्यू 1 बाई म्यू 2। मतलब कहने का मतलब जो नीचे रहेगा, यानी नीचे 1 है तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, है ना, म्यू 1, और दो जो पहले है 2 यानी ऊपर लगा हुआ, उसको हम नीचे लिखते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ 2 है नीचे, तो ऊपर हो गया म्यू 2, और ऊपर है क्या है 1 है, तो ये आ गया नीचे, यानी ये नंबर सही हो गया, ठीक है। 3 में तीसरा बोल रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, सभी को पता है कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/p, है ना, पावर। अब p निकालना है तो सॉरी 1 F इक्वल टू 1/p, या p इक्वल टू 1/f करिए, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो हमको निकालना है F निकालना है, p का मान दिया हुआ, तो p का मान बैठा दीजिए सीधा सीधी। p का मान कितना है, तो 4 डायोप्टर है, ठीक है। 1 ऊपर क्या होता है मीटर में, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करने के, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, इस सेंटीमीटर में हो गया। अब काट दीजिए, कितना हो गया 25, तो 25 सेंटीमीटर है, नहीं है, 25 सेंटीमीटर नहीं है, हाथ तेरा मीटर में दे लेता है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेंटीमीटर के लिए हो गया, है ना। अब इसको सिर्फ 1/4 को काटेंगे तो 0.25 मीटर के बराबर आएगा। और ये जो 25 आई सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर तो दे लेना ही है, 25 कोई भी पॉइंट में दे ले है, तो क्या मेरा सही आंसर आ गया 0.25, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 बोल रहा है कि अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। अपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि म्यू बटा म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू आर के, या बी में दिया हुआ म्यू नोट बटा म्यू इज इक्वल टू म्यू आर के, सी में दिया हुआ म्यू आर इज इक्वल टू म्यू इंटू म्यू नोट के, और डी में दिया हुआ रूट ऑफ म्यू नोट इंटू म्यू इज इक्वल टू म्यू आर के। तो आप सभी को पता होगा क्या कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नोट इंटू म्यू आर होता है, ऐसा। अब म्यू आर निकालेंगे तो म्यू नोट नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यानी म्यू बटा म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू आर के बराबर हो जाता है, ठीक है, समझ गए सभी लोग, यानी ये नंबर ऑप्शन मेरा सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 में। 5 बोल रहा है यदि कांच के एक लेंस म्यू इक्वल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA है, फोकस दूरी क्या FA है हो, तो और पानी का म्यू जो है अपवर्तनांक यानी 4/3 में FW मैंने वाटर के फोकस, है ना, पूछा है, उसका क्या होगा, ठीक है। ये जाएगा बहुत ही लंबा जाएगा, बोलिए तो बना देंगे, लेकिन एक फॉर्मूला बता देते सबसे अच्छा, बनाने से अच्छा है एक फॉर्मूला आप लोग बता देते, उस पर बैठाइएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका है
कांच में लेंस के फोकस दूरी और इसका बैठा दीजिएगा आप लोग कि 1/, क्वेश्चन पूछा है FW हो तो, माने FA हमको पूछ रहा है, FA हो और पानी के FW हो, तो FA की इक्वल टू होता है, FA निकालेंगे या दोनों का आप अलग अलग निकालिएगा, हम FA FW नहीं लिखेंगे, एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं उस पर आप लोग बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 1/F इज इक्वल टू, सॉरी 1/F इज इक्वल टू होगा म्यू, ठीक है, म्यू बाय म्यू एम, ठीक है, -1, ठीक है, इतना हो गया, इंटू 1/R1 -1/R2, ठीक है। रेडियस दोनों के तो सेम ही होगा लगभग, है ना, रेडियस सेम होगा तो रेडियस को आप हटा दीजिएगा सीधा सीधे, ठीक है, जो बचेगा से यही बचेगा m/μ0, यानी अब F1/F है, अब FA निकालेंगे तो FA का मान इसका धरेंगे, म्यू का मान है ना, म्यू का मान इसका धरेंगे, और अगर FW निकालेंगे तो म्यू का मान इसको रखेंगे, इस पर रखिए और खूब आसानी से आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर जो रहेगा वो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी FW वाटर का जो होगा वो 4FA एयर के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो है संबंध परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है I इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बी में दिया हुआ I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के स्क्वायर, सी में दिया हुआ है I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के क्यूब, और डी में दिया I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के 4। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर में, 7वां है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण, आप सभी को पता होगा क्या हीरा के लिए क्रांति कोण क्या होता है, बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 48.75 डिग्री, बी में दिया हुआ है 41.14 डिग्री, सी में दिया हुआ 37.31 डिग्री, डी में दिया हुआ 24.41 डिग्री। अगर किसी को नहीं याद है तो जरूर याद रखिएगा, इसका सटीक आंसर होगा डी, यानी कि 24 × 41 डिग्री, ये जो है हीरा क्रांतिक कोण का मान है, ठीक है। अपवर्तनांक यहाँ नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रांतिक कोण, ठीक है। आगे चलिए 8वां नंबर में, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, कौन होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई साइन A/2, बी में दिया हुआ म्यू इज इक्वल टू साइन A/2 बाई साइन ए प्लस डेल एम डेल्टा एम, और सी में दिया हुआ म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल एम/2 और बाई साइन A/2, और डी में है म्यू इज इक्वल टू साइन A/2 बाई साइन A प्लस डेल्टा M/2। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपवर्तनांक जो होता है त्रिपार्श्व के पदार्थ का, उसका होता है म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 बाई साइन A/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 है कांच के लिए क्रांति। ये जो चैप्टर है ना बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, आप इसको नहीं पढ़े तो समझिए कि केमिस्ट्री में आपका नंबर बहुत ही कम उठेगा, इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। 9वां है कांच के लिए क्रांति कोण। कांच के लिए क्या पूछा है, क्रांति कोण, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में है 20 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 48 डिग्री और डी में है 42 डिग्री लगभग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 42 डिग्री लगभग होता है, लगभग 42 डिग्री होता है इसका कांच का क्रांति कोण। नेक्स्ट 10 में है म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/2, म्यू इज इक्वल टू दे दिया है 3/2 और म्यू W इज इक्वल टू 4/3, तब W और म्यू जी, ये W है तो ये म्यू जी का मान होगा, ठीक है, म्यू जी का मान होगा, तो W म्यू जी का मान क्या होगा। हम बताया था ना कि जो नीचे होगा हम ऊपरे लिखते हैं और जो ऊपरे होगा वो नीचे लिखते हैं। पीछे बताया था ना कि 1 ऐसे म्यू 2 लिखा रहे, तो सबसे पहले नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, जी का मान लिखा था। जी का मान कितना है मेरा, देखिए यहाँ, यानी म्यू इज इक्वल टू ऊपर वाला बना रहे हैं, ऊपर वाला ही बना रहे हैं। देखिए पहले नीचे जी है, नीचे तो जी ऊपर करेंगे तो यहाँ 3/2 करेंगे नीचे। अब नीचे करेंगे क्या करेंगे, तो W वाला क्या है 4/3, ठीक है। अब 3 ऊपर चल जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, और नीचे कितना है 4 दूनी 8, 9/8 होगा, 9/8 हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पड़ा है 9/8, सी नंबर में है ना, यानी सी नंबर सही होगा। देखें एक ऊपर मतलब न्यूमेरिकल जैसा बताएं, छोटा टॉपिक उस पर एक ऑब्जेक्टिव बन गया। देखिए ऐसा ही मार्क्स जो होता है ना, ऐसा ही मार्क्स आप लोग का 80 प्लस मार्क्स लेकर आएगा, ठीक है। नॉर्मल तो सबको बनाया था, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दे दिया ना, पटका जाते हैं सब लोग। आगे देखिए 11 नंबर है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, कैसी होती है। ऑप्शन ए है संपर्कित बोल रहा है, दो लेंसों की शक्ति क्या होती है। ऑप्शन ए में दे दिया है
कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 संपर्क मैंने एक दूसरे से संपर्कित है, संयोजित है कह सकते हैं ना। B में है P इक्वल टू P1 इंटू P2 और C में है P इक्वल टू P1 बाई P2, D में है P इक्वल टू P1 इंटू P1 इंटू P2 प्लस P1, तो इसका संयोजित है तो P इक्वल टू होगा P1 प्लस P2, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 12 नंबर में औसत रंग पीला रंग, औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन जो है सही, कैसा रंग के लिए, औसत रंग पीला रंग के लिए म्यूज ऑप्शन ए में दिया म्यू इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2, बी में दिया म्यू इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू बाई 2, सी में दिया म्यू इक्वल टू म्यू आर बाई 2, डी में दिया म्यू इक्वल टू म्यू भी बाई 2, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2, याद रखिएगा। आगे देखिए समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या हो जाएगा, समांतर कैसा किस सतह, समांतर सतह वाला कांच की पट्टी बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, आपको सभी पढ़े होंगे, क्या होगा, शून्य होगा, है ना। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति शून्य होता है, 100 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, अनंत नहीं, शून्य होगा। आगे चलिए 14 नंबर में कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ऑप्शन ए है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, बी में है म्यू भी माइनस म्यू आर, सी में है म्यू भी प्लस म्यू आर, डी में है म्यू भी प्लस म्यू आर इंटू ए, तो इसका सही और सटीक जवाब बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसके बराबर होता है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए का, ये जो है 12th का फिजिक्स का बहुत ही हीरो चैप्टर है, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। आगे देखिए 15 नंबर में, 15 नंबर क्या बोल रहा है कि खगोलीय दूरबीन के लिए निम्नलिखित में कौन सही, किसके लिए, खगोलीय दूरबीन के लिए बताइए कौन है, एफओ इज इक्वल टू एफ, एफओ तो ऊपर बताए थे कि क्या है, अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी, किसी है, अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी है, नीचे क्या है, नीचे क्या है, एफ जो है, सॉरी ये जो है आई लेंस, मतलब आई आंखों के लेंस का, है ना, आई लेंस का क्या है, ये भी फोकस दूरी है ना। तो कौन सही है, ऑप्शन ए खगोलीय दूरबीन के लिए, दूरदर्शी के लिए ऑप्शन ए में है, ये नहीं होगा, बी एफओ बड़ा होगा, एफओ बड़ा होगा एफई से, या सी होगा एफओ छोटा होगा एफई से, या डी होगा एफओ मच मच ग्रेटर देन मच लेस देन एफई, तो इसका सही आंसर होगा, हमेशा याद रखिएगा, आपको शायद पूछ सकता है ऐसा, एकदम पूछ ही देगा शायद लग रहा है, कि एफओ जो ओ जो होगा मतलब अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी आई लेंस के फोकस दूरी से ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर में बोला है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो बताइए सभी को लोग क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, है ना। प्रकाश वर्ष बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है, ऊर्जा नहीं सोचिएगा कि प्रकाश दे रहा है तो ऊर्जा होगा, नहीं नहीं, प्रकाश की तीव्रता सब नहीं, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। आगे चलिए 17 नंबर में एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से, कैसा से, सरल सूक्ष्मदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए है काल्पनिक और सीधा, बी में है काल्पनिक और उल्टा, सी में है वास्तविक और सीधा, और डी में है वास्तविक और उल्टा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए काल्पनिक और सीधा बनेगा, ठीक है, उत्तल लेंस यूज होता है ना इसमें, इसलिए काल्पनिक और सीधा बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया 18 में, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन, बताइए क्या होगा, है ना, उत्तल लेंस, आगे देखिए मतलब दूर दृष्टि, और निकट के लिए निकट, अवतल लेंस से क्या होता है, अवतल लेंस से अवतल माने इसी तल माने निकट दृष्टि, ठीक है, हम लोग को पूछा उत्तल लेंस इसलिए दूर दृष्टि हो जाएगा। आगे देखिए 19 में वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ऑप्शन ए है ओमेगा इक्वल टू, बताइए इसमें पढ़ने से मतलब नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा, इसका सही यही हो जाएगा, है ना, ओमेगा इक्वल टू म्यू यू माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। देखिए हम कोशिश करते हैं कि कम समय लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करें, है ना, चलिए हमेशा तो प्रयास सही रहा है। 20 नंबर देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच म्यू इक्वल टू 3/2 में इसका मान क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए है म्यू सी बटा 2, बी में है वही जो ऊपर बताएं वैसे ही बना देना है, ठीक है, यानी यही हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो, जस्ट इसको अपोजिट करेंगे ना, जस्ट इसका अपोजिट कर दें, जो ऊपर क्वेश्चन बताया ना आपको 1 म्यू 2, बस इस तरह से बना देना है, आंसर हो गया। आगे देखिए 21 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी, बताइए ये नहीं जानिएगा तो क्या जानिएगा जी, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती, इजी है, बउआ क्वेश्चन है, आप लोग सभी मारे होंगे, क्या होगा, सी, है ना, 25 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए 22 नंबर बोल रहा है कि माध्यम आई से माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है, अच्छा क्रांति कोण थीटा है, प्रकाश का वेग माध्यम आई से भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा, इसको पूरा
अगर चाहें तो हम फिगर को ड्रॉ कर समझा सकते हैं, आगे बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ से यहाँ काम चलाना है आंसर से। तो v इक्वल टू हो जाएगा v/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में बताएंगे ऐसा। अभी टाइम है, क्या टेंशन लेते, 15 दिन है ना जी, पढ़ने वालों के लिए बहुत टाइम है, नहीं पढ़ने वाले कुछ नहीं है। आगे देखिए 23 नंबर है कि श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे की एक स्लैब, हवा से क्या मतलब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जा रहा है, एक स्लैब शीशे के स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है। स्लैब के गमन के बाद सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? ऑप्शन ए है नीला, बी में हरा, सी में बैगनी और डी में लाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए 24 में बोल रहा है प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक जो है ऋणात्मक होता है। प्रकाश की एक किरण जो हवा माध्यम 1 से ऐसे माध्यम 2 में जाती है, उसके द्वारा निम्नलिखित में किस पथ का अनुसरण जाएगा, मतलब करेगा, कैसा पथ बनाएगा बताइए? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऐसा, इधर इधर लौटेगा, नहीं इधर इधर, नहीं ऐसे ऐसे। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग पढ़े होंगे सभी लोग। क्या बोला? प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। अच्छा, ऋणात्मक होता है। तो प्रकाश की एक किरण जो हवा से ऐसे माध्यम जाती है, हवा माध्यम 1 है, ऐसे माध्यम 2 में जाती है। माध्यम 2 तो दर्शावे नहीं किया है, जिसके द्वारा निम्नलिखित में किस पथ का अनुसरण करेगा? जब 2 पथ के दिखावे नहीं किया तो इसको तो करवे नहीं करेगा जी, दर्शाया ही नहीं है दूसरा पथ क्या है, तो क्या मान लें? तो फर्स्ट पथ दिखाया तो इसको हम मान लीजिए, यानी डी नंबर हो जाएगा। पहला पथ के बोल रहा है कि पहला पथ है शायद हवा या ऐसा कुछ बताया है, दूसरा पथ के माध्यम बताया नहीं किया है, तो हम क्या मान लें? सिर्फ एक ही माध्यम है। चलिए दूसरा छोड़ दीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। 25 नंबर बोल रहा है एक वस्तु को 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा इस वस्तु का क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा, है ना? पहला ए में दिया हुआ है आवर्धित वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। सी में दिया हुआ है वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। डी में दिया हुआ है प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना? तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल है। दिल है एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, यानी आर के मान दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर, और यू का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना? तो हम लोग क्या जानते हैं कि एफ इजिकल टू क्या होता है? r/2, यानी कि आर कितना था? हाँ 15, तो 15 को हम आधा करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम v का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ सब का मान रखेंगे तो मेरा v का मान जो आएगा वह 30 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में आंसर में दिया है तो मार दीजिए, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बच गया कौन? बच गया ऑप्शन डी, यानी डी ही आंसर सही होगा कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, वस्तु की दूरी बता दिया, है ना, यहाँ इतना प्रतिबिंब की दूरी बता दिया। प्रतिबिंब दर्पण से कितना सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 में देखिए, 26 में बोल रहा है, इसमें कुछ डिफरेंट लग रहा है जी, और कुछ पूछा है ना। 30 सेंटीमीटर होगा तो वो तो है, लेकिन द्वारा इस वस्तु का कैसा बनेगा वो भी तो होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर मानते हैं होगा, लेकिन कैसा बनेगा, इसको कैसा बनेगा? आवर्धित वास्तविक और उल्टा के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसको देखिएगा, ए भी हो सकता है जी और डी भी हो सकता है। 30 सेंटीमीटर तो बनेगा, ये सही बात है। ये भी तो बड़ा बनेगा, है ना? कैसा बना प्रतिबिंब? 30 सेंटीमीटर का बना, और वस्तु का जो दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो बड़ा हो गया ना, बताइए, है बड़ा बनेगा ये। ठीक है, उल्टा बनेगा। चलिए, और डी और ये दोनों होना चाहिए। फिलहाल आप लोग देखिएगा 26 नंबर देखिए क्या है। प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आयतन कोण कितना है? 60 डिग्री पर आपतित होती है। ठीक है, अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, बी में है अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, सी में दिया स्लैब के पदार्थ का अपना √3 है, और डी में दिया हुआ है स्लैब का पदार्थ अपनांक √2 है। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसको थोड़ा सा हम लोग को न्यूमेरिकल शायद छोटा सा पॉइंट को समझना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा पॉइंट समझाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो।
कह रहा है, इसको थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, ज़्यादा बेटर है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाने से ना 40 मतलब 80 प्लस मैंने 400 पार करता है ये सब, ना कि नॉर्मल क्वेश्चन तो सब कोई मार लेते हैं ना। मतलब बोल रहा है, आप एक कोई ले लीजिए पट्टिका, ठीक है। प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री बता रहा है, मतलब आ रहा है इसका जो कोण है, इसको मान लीजिए 60 डिग्री है ना, कितना 60 डिग्री है। अब परिवर्तित कोण के मान बारे में जानना है, एक यहाँ बनाएगा, ठीक है। तो इसका मान तो 90 डिग्री होता है, सभी को पता हो, और इसका मान पता नहीं है, इसका मान पता नहीं तो आर मान लीजिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ऑल को ऐड करने के बाद यानी 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस आर को सबको ऐड करेंगे तो होगा 180 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर के मान निकाल देंगे, तो 915 यानी 180 में से 150 जाएगा तो मेरा आर का मान 30 आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ से एन मान का निकालना है स्नेल के नियम से, है ना, कि साइन आई बाई साइन आर के बराबर होता है। यहाँ से क्या करेंगे कि हम बैठा देंगे किसका मान, साइन आई का मान 60 है तो 60 बैठा दीजिए, यानी साइन 60 का मान क्या होता है पता है सभी को, कि रूट इसको आई का मान 60 यानी साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। और साइन आर का मान कितना 30 आया, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 2 से 2 खत्म कर देंगे, कितना बचेगा, तो √3 मेरा बच गया। अब क्या है ऑप्शन ऐसा देखिए कि √3, तो दिया हुआ सी में कि स्लैब के पदार्थ का अपनांक कितना हो, √3 के बराबर हो जाएगा, समझ चुके हैं। कोई दिक्कत देखिए, यह सब आप लोग जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए आगे है 27 में कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, सभी को पता है ना। बताइए, ऑप्शन ए में भी दिया हुआ कि अपवर्तनक और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों, बी में दिया विवर्तन, सी में दिया प्रकीर्णन, डी में दिया है व्यतिकरण। इसका सही आंसर क्या होगा, मृग मरीचिका जो बनता है वह अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। देखिए 28 नंबर में बोल रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, किसका पूछा है, समतल दर्पण के, तो सभी को पता है क्या होता है, अनंत होगा, है ना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है वो अनंत होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि तालाब की तली, है ना, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई है, कैसा, कुछ ऊपर की ओर उठी हुई है, तो प्रतीत किसके कारण होता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को साइंस से है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया प्रकाश का व्यतिकरण, बी में दिया प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी में दिया प्रकाश का अपवर्तन के कारण, डी में दिया हुआ प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है तालाब की तली कुछ ऊपर की उठी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखिए 30वां नंबर, क्रांति कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है, कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई लगा दिए। आगे देखिए 31 नंबर में निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी को पता होगा, है ना, आभासी कलर, ये सब तो हम लोग महाराज 10th से रटते आए हैं जी, है ना। इसलिए हम लोग को इसमें लेंस में दर्पण में किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होता है, आप लोग को भी नहीं होता, हमको पता है, आप लोग अच्छे लड़के हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए, इसमें जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण में, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पण द्वारा, सी में दिया हुआ है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, और डी में दिया हुआ है तीनों दर्पण के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तीनों दर्पण द्वारा आभासी का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, समतल अवतल और उत्तल तीनों के द्वारा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा बोल रहा है, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें, ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण में। बताइए क्या बताइए ABCD, आप लोग बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में। 1 मिनट आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक पिन छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है अपवर्तन पर, बी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, सी में है परिवर्तन पर, और डी में है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। देखिए हम ABCD नहीं ऑप्शन देंगे आप लोग को, आप लोग भी तो देख रहे हैं वीडियो में, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसको लंबा चैप्टर मतलब लंबा चैप्टर है थोड़ा, और क्वेश्चन लगभग 100 के बराबर है, लगभग 100 है, एक आध दो कम हो सकता है, लेकिन इसलिए हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए, जल और कांच का अपवर्तनांक जो है 4/3 तथा 3/2 है, जल का कांच के सापेक्ष, किसका बोला, जल का कांच के सापेक्ष क्या हो जाएगा। तो बताएं, तो जल कहाँ है, पहले जल है, तो जल का कांच के समेत, तो जल के नीचे बैठाइए, सॉरी जल के ऊपर बैठाइए, कांच को नीचे बैठाइए, और आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा
8/9 है ना। मैंने जैसे कि 4/3 बैठाइए ऊपर बैठाइए और 3/2 नीचे लाइए, 3/2 नीचे लाइए। आपका 2 जाएगा ऊपर 3 के साथ, यानी 4 दूनी 8 और 3 3 के 9, यानी 8/9 बताया ना अपना 8/9 हो जाएगा। आगे देखिए 35 में, किस कारण वायु का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता है। 8/9 क्या बोला, हाँ, किस कारण जो है वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है सभी को पता है, बताइए क्या हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। आगे चलिए 36 नंबर में बोल रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है किससे किससे माध्यम में। ऑप्शन ए है, फिर ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं बताइए क्या होगा। चलिए क्या होगा, ये होगा, यानी कांच से पानी में जाती है तब ना, है ना, तब ना क्रांति कोण जो है अधिकतम होगा। ठीक है, आगे देखिए 37 में, किस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, किस माध्यम से हम, एक पहला माध्यम आपको बताना है ना, मतलब किस माध्यम से हम जाएंगे दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की जो किरण होता है मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। प्रकाश अपवर्तन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, ऐसे बना हुआ है, यहाँ जा रहा है, अब यहाँ आने के बाद चाहे तो अभिलंब कर मुड़ेगी या इससे दूर हटेगी, मुड़ने की इसी को प्रक्रिया को हम अपवर्तन बोलते हैं। आगे देखिए 38 नंबर में, यदि कांच वायु का, सॉरी कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ, यदि कांच जो है वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो, यदि का यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। आप ऐसा बनाइए, साइन आर बताया था ना कि साइन आर एन से निकाल दीजिए, साइन आर करके साइन आर करके और इसको मान बैठा देगा। ठीक है, अब फाइनली जो आएगा कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। फिलहाल चलिए 39 में, 39 बोल रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय, कैसा बोला कि कांच है तो संघन हो गया ना, हवा है तो विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम में क्या करेगा, प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। किसका किसका कम होगा, बताइए किसका सही आंसर सही होगा, है ना, बैगनी रंग का, है ना, इसका तरंगदैर्घ्य कम है, इसका जो होगा क्रांति कोण सबसे कम होगा क्योंकि बहुत दूर चला जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक सभी को पता है डायोप्टर होता है, क्या होता है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आगे देखिए 41 में क्या बोल रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस सॉरी एक उभयोत्तल लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 के प्रत्येक तल के वक्रता त्रिज्या जो है आर जो 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता निकालना है। बस आप लोग एक फॉर्मूला दे रहे हैं, उसको बैठाइए और आंसर आ जाए। 41 का है ना, देखिए कुछ नहीं, बस छोटा सा एक फॉर्मूला है उसको बैठाना है। मतलब हमको क्या पूछा है, लेंस की क्षमता पूछा, मतलब डी हमको पूछा है, क्षमता पावर है ना डायोप्टर में ना, हाँ पी ए लिख दिया, हटाइए, लेंस की क्षमता हमको पूछा है और म्यू का मान दिया हुआ कितना 1.5 दिया, और कुछ दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, लेंस की क्षमता, हाँ त्रिज्या वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर के मान दिया हुआ है, आर को हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और R1 मान लीजिए, हाँ R1, और R2 जो होता है ना उभयोत्तल लेंस में, दो लेंस उभयोत्तल में दो उत्तल लेंस, इसमें R2 का मान जो होगा जब R1 प्लस में तो R2 हमेशा माइनस में होगा 20 सेंटीमीटर लीजिए। अब इसको क्या करना है कि एक फॉर्मूला पर सजा देना है, कैसे सजाना है सो देखिए कि एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू उभयोत्तल लेंस के कि म्यू, पावर को हम 1/f से सूचित कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला जो होता है कि म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको पहले भी शायद बताए थे फॉर्मूला, ऐसा है ना, इसको आप लोगों को फॉर्मूला इसी पर बैठा देना है ना। क्या P इक्वल टू 1/f, म्यू का मान दिया हुआ है देखिए यहाँ, है ना, -1 कर दीजिएगा, 1/r1 का मान भी बैठा दिए हैं, दे दिए हैं, R2 का मान भी दे दिया है, वहाँ से आपको P का मान निकल जाएगा। ठीक है, और P का मान क्या निकलेगा सो भी बता देते हैं आप लोग को, क्या निकलेगा 5 डायोप्टर आएगा। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं 42 नंबर में, बोल रहा है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता इतना डी है उसका आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा, बताइए सिंपल है कि नहीं। 42 नंबर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को कहाँ रखते हैं, प्रधान अक्ष पर, है ना, मुख्य अक्ष पर रखते हैं तो कितना प्रतिबिंब लेंस के द्वारा बनेगा, क्या हो जाएगा, जब यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा दो ही को ना बनेगा, दो ही जगह ना बनेगा, समझिए
ऊपर और नीचे, इसको यहाँ रखेंगे तो एक यहाँ नीचे बनेगा, सॉरी 2 गो दे दिया है, हाँ सॉरी, तो 2 गो दे दिया है तो इसका 2 जगह बनेगा, मुख्य अक्ष पर रखने के बाद क्या बनेगा, 2 गो बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे चलिए। 44 में 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने 2 गो उत्तल लेंस को साथ में रख दिया है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि अब उसका समतुल्य लेंस क्या होगा। 2 उत्तल लेंस को हम रखेंगे तो उससे क्या मतलब है, ऐसे और एक और ऐसे रख देता है तो क्या बन गया बताइए, उत्तल ही रहेगा, है ना। उत्तल लेंस को जोड़ेंगे तो क्या अवतल बन जाएगा, ऐसे कैसे, यहाँ तो बनता है, कैसे बनेगा यार। देखिए तो 2 उत्तल लेंस बोल रहा है ना, तो एक यहाँ है उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस इसको मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये लगता है अवतल हो जाता है। नहीं हो भाई, उत्तल हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अवतल बेलनाकार समतल नहीं, इसको उतले होगा, 2 उतल के जोड़ेंगे तो उतले होगा, है ना। अच्छा देखिएगा क्या होगा ऑप्शन, हम दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, ए और बी, इसमें से कोई एक होगा। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं 45 में। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, बताइए, सभी को क्या पता है। हाँ 4f के बराबर होगा, है ना। एक उत्तल लेंस में जो वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी हम निकाले हैं आप लोग को, 4f के बराबर होता है। आगे चलिए 46 में दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता, ऐसा पूछेगा तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला और बैठा दीजिए और इसको खूब आराम से आंसर आ जाएगा। फोकल समतुल्य लेंस को बोला, समतुल्य लेंस के क्षमता तो कुछ नहीं, 1/f इज इक्वल टू, आप निकाल दीजिए कि 1/f1 प्लस 1/f2 निकाल दीजिए, समझे। और यहाँ से खाली मान बैठा दीजिए, यहाँ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एगो माइनस 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से जो पी का मान, पी इक्वल टू वही ना होता, पी इक्वल टू 1/f, और जो आएगा मान 1/f का वो पी के बराबर हो जाएगा, होगा ना। और पी का मान कितना आ जाएगा सो भी बता देते हैं, पी का मान आ जाएगा यहाँ यानी 2.5 डायोप्टर के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इस पर बैठा दीजिए ना जी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर में हम बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सोच रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना। तीसरा है 47 नंबर में है कि 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी दिया हो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, फिर है कि है एक दूसरे से सटे हुए, ये भी बोल रहा है ना कि ये दूसरा से सटे हुए हैं, इसकी संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगा। तीनों सटल है तो क्या सटा भी चलें आइए लसफुस करते हैं थोड़ा सा, सटा दीजिए, तीनों सटा हुआ है तो आइए, 3 फोकस दूरी प्लस में है यानी कि ये उत्तल लेंस होगा, तो उत्तल लेंस बनाइए, ये माइनस में है तो यानी अवतल होगा, तो अवतल बनाइए, सॉरी तो अवतल बनाइए, ऐसा ऐसा, फिर प्लस में है तो उत्तल होगा, समझ गए। अब सबको फोकस दूरी दिले है, इसका दिले है पहला में, दूसरा में, तीसरा में दिले है, तो इसका फोकस दूरी के समतुल्य फोकस जो होगा, फोकस दूरी पूछा है सिर्फ, तो 1/f का मान जो होगा 1/f1, ठीक है, प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करके निकाल लेंगे। यहाँ p का मान नहीं निकालना है, 1/f यानी f का मान निकालना है, और लास्ट करेंगे ना कि जो मेरा आएगा मान वो तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, मेरा कुछ भी आएगा मान उसको क्या करेंगे, सिर्फ तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, और जो मान आएगा ना कितना था लगभग, हाँ 11/25 के, हाँ 11/225 के बराबर आएगा। अब तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 11f है ना। देखिए ऊपर आइए, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ 11f माने f इज इक्वल टू जो आया ऊपर आया 225 और नीचे 11 आया, ठीक है। अब जो ये कट के जो आएगा लगभग कितना के बराबर हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 20 दहाँ 200, 20 के बराबर हो जाएगा, हाँ लगभग 20 के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में, 48 बोल रहा है कि यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो इस संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाना चाहिए, इसका सटीक आंसर क्या होगा, 2f के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। दो गो जुड़ा हुआ है क्या, एक दूसरे के संपर्क में अभिसारी लेंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 2/f होगा कि f/2 होगा, 1/, अच्छा सॉरी अभी तुरंत न्यूमेरिकल बताएं ना जी कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो f/2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ रखिए है ना, आधा आधा दोनों के फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दोनों के बराबर मिला के f होता है तो दोनों का अलग अलग करेंगे, f/2 संयोग की दूरी f/2। ठीक है, आगे चलते हैं 49 में, 49 है
कि यदि लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर है, लेंस की फोकस दूरी जो है एफ मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा बताइए, डायोप्टर में बताना है। क्या हो जाएगा उसकी डायोप्टर में आंसर? 1/f है ना। अब f जो है मीटर जो है फोकस दूरी है, तो उसको क्षमता जानवे कहते हैं, p = 1/f। डायोप्टर में होता है तो इसको डायोप्टर कर दीजिए, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलिए, कलर ले लेते हैं। 49 हो गया 50 में, बस और बने रहिए। 50 हो गया, 50 और है। इसमें क्वेश्चन है तो पूछो तो करता है ज़्यादा, इसलिए टाइम दीजिए। काहे टाइम के लिए बका रहे हैं आप लोग? अब आप लोग को लग रहा है कि धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो रनिंग कर लीजिए, थोड़ा सा 2 की स्पीड कर लीजिए। 50 नंबर देखिए कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबा जाता है, कहाँ जाते हैं? जल में डुबोते हैं, तब यह हो जाता है कैसा? एक कैसा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन देने वाले रहते हैं लेकिन नहीं देते हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। चलिए क्या हो जाएगा? एक अभिसारी लेंस की तरह हो जाएगा। आगे देखिए 51 में, जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक जो है 1.5 तथा फोकस दूरी जो है f है को जल n = 4/3 डुबा तब उसकी जो होगा फोकस दूरी क्या होगा बताइए? फोकस दूरी क्या होगा? तो नॉर्मल है, फोकस दूरी क्या होगा से। अब मान नहीं दिया है तो हम लोग समझेंगे कैसे? मान नहीं दिया तो इसको तो फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा कि 1/f बताए थे कि 1/f = μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2 बताए थे। उसी के अनुसार यहाँ जो आंसर आपका हो जाएगा वो f जो होगा से बड़ी हो सकती है। किसका मान? उसकी जो डुबाया गया, किसको क्वेश्चन डुबाया जाता है? अपना फोकस दूरी को जल में जब डुबाते हैं तो उसकी जो फोकस दूरी होता है पहले f से बड़ी हो जाती है। फिलहाल आगे देखिए 52 में, दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाते हैं जाने पर, जो दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाने पर प्लस 10 डायोप्टर क्षमता का युग्म बनाते हैं, तब उनके बीच की दूरी 0.25 मीटर हो है तो क्षमता घटकर प्लस 6 डायोप्टर हो जाती है। लेंसों की फोकस दूरियां सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा भारी नहीं है लेकिन लंबा जाएगा, भारी हो तो ही है। एक फॉर्मूला और बैठाना पड़ेगा आप लोगों को, वो फॉर्मूला अति मान लीजिए क्षमता जो ऐड करना है तो सीधी संयोजन में P1 + P2 + P3 कर दीजिएगा। और एक फॉर्मूला है कि फाइनली जो P का मान निकालने के लिए वो जो है P1 + P2 माने जो डिस्टेंस जितना दिले है उतना घटकर 6 है ना, इतना 20 की दूरी कितना है 0.25, यानी D P1 × P2 हो जाता है। यहाँ से P निकलेगा, P = जानवे करते हैं कि 1/f के बराबर हो जाता है। कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसको बता देना जी, हाँ इसको आंसर जाना जरूरी है। तो इसको आंसर हो जाएगा 50 और 12.5, ठीक है। आगे चलिए, एक लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षमता क्या हो जाएगा? तो क्षमता बताइए, सिंपल है, P = 1/f रख दीजिए। कितना आएगा? कितना आएगा बताइए फटाक सुन? हाँ 5 डायोप्टर के बराबर आ जाएगा। हाँ सेंटीमीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना इसका, इसीलिए 5 डायोप्टर होगा। उस पर क्या करना? 1 इंटू कुछ नहीं 100 कर देना है। अब बाई कितना? f का मान कितना है? 20, 20 × 25 100, 5 डायोप्टर, ठीक है। अगर मीटर में रहता तो हम चेंज करते हैं। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। 54 में, F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित हैं। अब बताइए संयुक्त इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी F1 × F2/F1 + F2 बताया ना, वैसे कि 1/f निकालेंगे तो 1/f प्लस 1/f1 + 1/f2। अब F1 F2 में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि नीचे आएगा, यानी F1 × F2 ऊपर क्या आ जाएगा? F1 + F2 आएगा ना। अब इसको करेंगे 1/f। अब क्या करेंगे? इसको तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो f का मान आएगा वो आएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी F1 × F2 ऊपर हो जाएगा बटा F1 + F2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। एक द्विउत्तल लेंस, कैसा? द्विउत्तल, दो उत्तल वाला लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक यानी म्यू का मान 1.5 हो तो इसकी जो फोकस दूरी होता है वो कितना हो जाएगा? आप लोग समझिए कि R1 का मान दिया है, R2 का मान दिया हुआ है। यहाँ देखिए बना दें, थोड़ा सा हिंट देते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। R1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 10 सेंटीमीटर। R2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 15 सेंटीमीटर। वो भी इतना सेंटीमीटर। उत्तल लेंस द्विउत्तल, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, है ना, बताए थे। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, इसलिए 15 या 10 किसी को ले लीजिए माइनस, तो फिलहाल हम 15 के लेते हैं माइनस में, ठीक है। और क्या? म्यू का मान दिया हुआ कितना? 1.5, देखिए यहाँ दिया। अब क्या निकालेंगे? एफ फोकस दूरी बोलना, फोकस दूरी तो 1/f फॉर्मूला आपको बताए हैं कि μ - 1 × 1/r1 -
1/r2। ऐसा आप इस पर बैठा दीजिए, सब का मान दिया हुआ है, चुपचाप कुछ नहीं कीजिए, चुपचाप इसको बैठाइए और आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब आंसर क्या मिलेगा सो भी बता देते हैं। सी नंबर मिलेगा, यानी 12 सेंटीमीटर मिलेगा इसका आंसर, सही आंसर। फिलहाल आगे चलते हैं 56 नंबर में। जब सफेद प्रकाश की किरण, ठीक है, लेंस में प्रवेश करती, किसमें, लेंस में प्रवेश करती है, तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए वेग और तरंग दैर्ध्य में, सॉरी ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए क्या होगा। तो यही आंसर होगा, यानी वेग और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब सफेद प्रकाश कहाँ किरण जो है लेंस में प्रवेश करता है तो वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए 57 नंबर बोल रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 है, -15 डायोप्टर है तथा +5 डायोप्टर है, तो संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करेंगे, क्षमता को ऐड करेंगे, यानी P इक्वल टू हो जाएगा P1 + P2। P1 कितना है -15, P2 कितना है 5, यानी कितना आ जाएगा -10 डायोप्टर होगा। जो -10 डायोप्टर है, माइनस में है तो क्या, यानी क्या है, ये मेरा अवतल लेंस है। कैसा है, अवतल लेंस, प्लस रहता तो उत्तल लेंस है ना, यानी अवतल लेंस है। अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको P इक्वल टू हम जानते हैं, चूंकि P इक्वल टू क्या होता है 1/f, फोकस दूरी एफ का संयोजन बोला है। और एक और जानते हैं कि अब F करेंगे तो 1/p, मतलब F करेंगे तो 1/p, बात बराबर है। अब कुछ नहीं, क्या करना है, इसको सीधा सीधी को संयुक्त करने पर इसका मान पूछ रहा है ना, संयोजन करने पर इसका मान कितना हो जाएगा। तो इतना तो समझ गए आप लोग। अब कुछ नहीं, तो एफ का मान यहाँ सीधा निकाल दीजिए 1/p, यानी कि कितना हो जाएगा 1/p करेंगे तो p को दिया है -10, यानी 1/-10 के बराबर है। अब इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना करते हैं 0.1 मीटर। इसको सेंटीमीटर बदलना चाहें तो माइनस कितना 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ए, यानी कि -10 सेंटीमीटर यहाँ है। फिलहाल आगे चलते हैं। देखिए बोर्ड नहीं है, लिखल है पीछे अंदर, तो इस पर लिख रहे हैं तो थोड़ा तो आप लोग एडजस्ट करना पड़ेगा ना, नज़र क्लीन तो नहीं आ रहा होगा शायद, इसको नहीं बना पाया ना। चलिए, बना नहीं पाए क्लीन में, मतलब उजला वाला में पेज में। फिलहाल 58 नंबर देखते हैं। प्रकाश की एक किरण कांच जिसका अपवर्तनांक μ√3 है, किसका कितना है μ√3 है। आगे उसके गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित होने वाली किरणों का बीच का कोण कितना हो जाएगा। ऐसा पूछेगा सीधा सीधा आप 90 डिग्री मार्क का आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो डायरेक्ट यही डाटा डालेगा, अलग से डाटा नहीं डालेगा, फिलहाल पूछेगा नहीं। 59 नंबर देखिए, एक उत्तल लेंस में जिसका म्यू का मान है 1.5, इसको पानी का मान है म्यू इक्वल टू 1.33 में डुबाया जाता है, तब यह कैसा व्यवहार करेगा। ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन फिर दे रहे हैं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। कैसा, उत्तले लेंस के व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस के तरह ही व्यवहार करेगा जब इसको हम पानी में डाल देंगे। फिलहाल 60 का देखिए, प्रकाश के रंग का कारण सभी को पता होगा। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो इसकी आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं 61 नंबर में। 61 है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। 10th में पढ़े हैं महाराज, है ना, बार बार मास्टर रटाता है कि ये होगा ये होगा ये होगा। बताइए क्या होगा फिलहाल इसका, हाँ क्या, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा, उल्टा। आगे चलिए 62 में, विभिन्न दिशाओं में कर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्निया के कारण जो उत्पन्न दोष होता है उसको हम कौन सा दोष बोलेंगे, अबिंदुकता बोल देंगे, है ना, क्या बोलते हैं, अबिंदुकता। आगे चलिए 63 में, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस को हम उपयोग करते हैं। सभी को पता होगा क्या होगा, अवतल लेंस, निकट है ना, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल, मैंने वहाँ मतलब उत्तल लेंस, अवतल मतलब नजदीक, मतलब अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। देखिए आगे 64 में, एक दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी, किसका बोला है, नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होना चाहिए, बताएं। थोड़ा सा है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो छोटा है उसको हम बना दे रहे हैं, इसलिए कि ज़्यादा टाइम गेन नहीं करेगा अब लोगों को पूछेगा तो बता भी दीजिएगा, तो बना देते हैं इसको। मतलब अभिदृश्य की फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी एफओ का मान, सॉरी फोकस दूरी, किसका, नेत्रिका के फोकस दूरी, मतलब एफ का मान हमको पूछा है, तो एफओ का मान दिया होगा, है ना, एफओ का मान दिया हुआ होगा। और हमको क्या पूछा है, एफ का मान, एफ इज इक्वल टू वाट, आई लेंस का, है ना, नेत्रिका की फोकस दूरी पूछा है। तो हम जानते हैं
कि और एम का मान दिया हुआ है कितना, कहाँ दिया हुआ है, 20 गुना दिया हुआ है, कितना 20 एम आवर्धन है, 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी 60, ये दिया हुआ है 20, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता हम जानते हैं कि एम इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई होता है, ठीक है। एफ का मान दिया हुआ है 60, एफ ओ का मान यानी एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ कितना है 60, ठीक है, और एफ ई कितना है, एफ ई का मान दिया हुआ है 20 गुना है, तो क्या करेंगे इसको, 20 दिया 60 माने 3 के बराबर है ना, यानी इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा, इसका सही आंसर 4 होना चाहिए, है ना। अब कैसे होगा, थोड़ा सा एफ ई का मान पूछा है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। अब जैसे फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ का मान एफ ओ का मान दिया हुआ है, एफ ओ का मान दिया हुआ है 60, और क्या 20 गुना आवर्धन, एम का मान दिया हुआ है मेरा 20 दिया हुआ है, ठीक है, एम का मान 20 दिया हुआ, अच्छा सॉरी 1 मिनट वेट कीजिए, हो गया, क्या दिया हुआ, एफ ओ का मान दिया हुआ 60, अब मेरा एम का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है 20, तो हम आवर्धन का फॉर्मूला बैठा ही ना रहे थे, डायरेक्ट बोल रहे थे, तो आवर्धन का एम का मान हम जानते हैं कि इसका मान जो होता है एफ ओ बाई एफ ई के बराबर होता है ना, नीचे 20 गुना है ना, ऊपर सेंटीमीटर है। चलिए आप क्या बोल रहा है कि एफ ई का मान पूछा है, तो एफ ई करने के लिए एम के नीचे लाएंगे, यानी एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ ओ रहेगा वैसे ही, और एम आएगा नीचे, तो एफ ओ का मान कितना है 60 है, एफ ओ का मान कितना 60, तो बैठा दीजिए, एम का मान 20 है तो 20 बैठा दीजिए, अब इसको 20 दिया 60, 3 आएगा, है ना, 3 आएगा, यानी सही ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आगे चलिए 65 में कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है बताइए, इसका सही हो जाएगा, आवर्धन क्षमता बोला है ना, तो यानी एम इज इक्वल टू होता 1 प्लस कैपिटल डी बाई एफ के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, 60 में 65 अब 66 में सॉरी, एक व्यक्ति माइनस 2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है, ठीक है, नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु कितना होगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका पहले निकालना, पी का मान दिया, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, बोलना लगते हैं डायरेक्ट, है ना यानी पी का मान मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -2.5, यानी पता है कि ये उत्तल लेंस पहन ले है बेचारा, अब उत्तल लेंस मतलब दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है, चलिए, तो यानी दूर की वस्तु लुक रहा है, निकट के नहीं लुक रहा है, यही बात है, भावा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, माइनस तो बतावे किया कि उत्तल लेंस यूज कर रहा है, सॉरी माइनस में अवतल ना जी, हाँ सॉरी मिस्टेक, माइनस में अवतल लेंस यूज कर, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, अगर मतलब कि निकट वस्तु दिखाई दे रहा है, मिस्टेक होता है दोस्तों, तब क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत चलता है। चलिए अब इसको क्या करेंगे कि अब हम निकाल देंगे कि भी जो यहाँ जो बता रहा है उसके अनुसार कि भी जो है एफ के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ई लेंस में ऐसा देखने को मिलता है। अब यू का मान हम इन्फिनाइट मानेंगे या इक्वल मान लेंगे, ठीक है, यानी अब क्या हो जाएगा, यू का मान इन्फिनाइट मानेंगे, क्या इन्फिनाइट, अब हम एफ इक्वल जानते हैं 1/p होता है, ठीक है, अब 1/p होता है, अब दिया हुआ p का मान 1/-2.5 होगा, तो f का मान यहाँ जो आएगा वह जो आएगा क्या आएगा, वो -40 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो -40 f -40 याद रखिएगा, कितना आया f के मान -40, और यहाँ d का मान दिया हुआ है। अब हम सीधा क्या करेंगे, सॉरी f का मान 40 है तो f भी के बराबर है ना, f जो है v के लगभग सेम है, तो यानी कि -40 सेंटीमीटर की दूरी बिंदु पर बनेगी, यानी कहाँ है दूर दृष्टि दोष, यानी सही कहाँ हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि अवतल बदल यूज हुआ है माइनस, यानी अवतल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे चलिए, सिंपल था, आप लोग समझिएगा, बनाइएगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, हालांकि बना दिए सही से देख लिए होते अच्छा होगा। 67 है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या करता है, बढ़ा देता है, तब उसकी जो है आवर्धन क्षमता में क्या चेंजिंग आएगा बताइए। ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी है घटती है, सी शून्य हो जाती है, डी अपवर्तित रहती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है ना, नली की लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा। आगे देखिए 68 में, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं उल्टा होगा। 69 नंबर देखिए कि एक दीर्घ दृष्टि मतलब दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगा, दूरदृष्टि है
उत्तल लेंस, दूर है तो उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। आगे देखिए 70 नंबर में बोल रहा है एक दूरबीन टेलीस्कोप में जो है अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के फोकस दूरी क्रमशः अभिदृश्यक इतना है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता तो निकाल दीजिए। एम इक्वल टू होता है एफओ बाई एफ ही। एफओ जो है अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर अभिदृश्यक, और नेत्रिका मतलब आई 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 ना, आई लेंस की फोकस दूरी यानी कितना है 2 है, इसको काट दीजिए कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सॉरी सेंटीमीटर थोड़ी होगा, आवर्धन सेंटीमीटर में नहीं होता है, यानी सही कितना होगा 10, तो 10 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है आगे चलिए फिलहाल 71 हाँ, समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई बोल रहा है, नली की लंबाई क्या हो जाएगा, तो एफओ प्लस एबी मैंने अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी प्लस आई लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा क्या, दूरदर्शी के नली की लंबाई। ठीक है आगे चलिए 72 में वर्ण विक्षेपण का दोष नहीं पाया जाता है, वर्ण विक्षेपण का दोष किसमें नहीं पाया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा, परावर्तक दूरदर्शक में जो है वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। 73 देखिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है किस लिए, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, है ना, एस्टिग्मेटिज्म को नाम से जाना जाता है, उसको हम यूज करते हैं बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अभिमुखता उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना, बेलनाकार। आगे देखिए 74 में पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का, पतली झिल्ली जो है उसको रंगीन दिखने का क्या कारण हो सकता है, बताइए क्या कारण हो सकता है ना, व्यतिकरण, है ना, पतला झिल्ली के रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। 75 देखिए 75 में बोल रहा है आसमान का रंग सभी को पता है प्रकीर्णन का है, प्रकाश का रंग जो रंग नीला जो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देखिए 76 में बोल रहा है कि एक नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग, नीला रंग के E1 और पीला रंग के लिए फोटोन जो है ऊर्जा E2 है, तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा E1 ग्रेटर देन E2, नीला रंग का जो है फोटोन की जो ऊर्जा होगा, प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होगा E2 से मतलब पीला रंग के प्रकाश से ज्यादा हो गई, यानी ऑप्शन ए सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिए 77 में एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है, कौन सा लंबाई हो जाएगा, कौन लंबाई सही होगा, यानी एन इंटू टी यहाँ हो जाएगा। ठीक है आगे चलिए 78 में बोल रहा है जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है, मेहनत बहुत लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी दिक्कत ना हो पढ़ने में, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कर लीजिए, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इस चैनल से, पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और हिंदी सब चीज़ का रिवाइज कर लीजिए, आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा, एक बार रिवाइज करके जाइए और एग्जाम में बैठिए एकदम फोड़ के आइए पेपर को। फिलहाल देखते हैं 78 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो क्या हो जाएगा, घटेगा, है ना, जब प्रकाश की तरंग किरण स्लैब में प्रवेश करते तो इसका तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। आगे देखिए 79 में प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, क्या अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति क्या पुष्टि करता है, तो क्या पुष्टि करता है, ध्रुवन को पुष्टि करता है, कौन, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति। ठीक है आगे देखिए 80 नंबर बोल रहा है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, एकदम 10th में तो हम लोग एकदम रट्टे हैं, खूब रट्टा मारे हैं, क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण, है ना, वर्ण विक्षेपण के कारण। आगे देखिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा काला, कहने गया कहने भाई काला सही होगा। ठीक है आगे चलिए 82 में एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है √2 दिया हुआ है। ठीक है आगे बोल रहा है कि तथा अपवर्तनांक कोण जो है 60 है, इसका न्यूनतम विचलन के लिए अपवर्तन कोण होना चाहिए। देखिए ये जो है बहुत लंबा जाएगा, भले ही छोटे गोले है, मैंने कहा जाता है ना कि जैया मिचैया तितैया लगे उतना, सॉरी मैंने जैया मिचैया है, इसलिए जो है ना इसको हम छोड़ते हैं और कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल वाले पार्ट में बता दें, लेकिन लंबा है, आप लोग अगर आंसर चाहिए तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री। आगे चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है कि कांच n इज इक्वल टू, एन जो है म्यू है वही समझिए, 1.5 के पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m तथा अपवर्तनांक कोण r में संबंध क्या हो जाएगा, r में संबंध क्या होगा उसके बारे में हम लोग को क्या करने के लिए बोला है, लिखने के लिए बोला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको याद रखिए डायरेक्ट, है ना, कि डेल m इज इक्वल टू r के इक्वल होता है। ठीक है इसको याद रखिएगा।
आप लोग कन्फर्म याद रखिएगा, पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा, ना तो नहीं पूछेगा। आगे चलिए 84 में कि वायु में 4200 अंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णित नीले प्रकाश का एक किरण पुंज जल अपवर्तनांक 4/3 में समय करता है। जल में उसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? उसका जल में तरंगदैर्घ्य पूछा का है, मैंने λ2 के मान लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए 84 के, हो जाएगा 56,500। अब कैसे होगा, सो लंबाई इसको नंबरिकल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो बहुत टाइम हो चुका है पहले ही, तो हम ज़्यादा टाइम गवाएंगे नहीं, आगे चलते हैं। आगे है किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में संबंध क्या हो जाएगा? इसका संबंध जो होगा n = या μ = a + b / λ के स्क्वायर होगा। आगे चलिए 86 में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी जो चाल होता है, क्या होता है, इसकी चाल क्या होता है, सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है लाल रंग का, है ना। आगे चलिए 87 में माध्यम द्वारा सॉरी कहाँ चल गया, हाँ, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब क्या, कोई पारदर्शी माध्यम नहीं हो, यानी डी नंबर होगा, है ना। जल होता है, कांच होता है, जल या कांच नहीं, जब कोई पारदर्शी माध्यम होता है तभी जो होता है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण संभव है, कोई पारदर्शी माध्यम होगा तभी। आगे चलिए 88 में प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, क्यों? क्योंकि आयताकार पट्टिका की समानांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर विचलित नहीं होगी, ठीक है। आगे चलिए 89 नंबर में n अपवर्तनांक तथा a प्रिज्म में कोण वाले पतले प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण होगा, क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, n-1 इंटू ए, n या म्यू का ही μ-1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 90 में सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम संतत होता है, याद रखिएगा। आगे चलिए 91 नंबर में बताइए, ये तो सभी को पता होगा, हम इसको नहीं देंगे आप लोगों को उत्तर, आप लोग कमेंट में लिखते नहीं हैं, गलती करते हैं महाराज। आप लोग इसका कमेंट में हमको लिख के जरूर बताइएगा, आप लोग का इंतजार रहता है। बताइए, आप लोग क्वेश्चन कुछ भी कमेंट करते हैं तो आप लोग रिप्लाई जरूर देते हैं, इसलिए आपको लोग जितने भी लोग देखेंगे वीडियो को, वो इसका जरूर आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा 91 नंबर के। फिलहाल आगे चलते हैं 92 नंबर में प्रकाशिक पथ बराबर होता है। ऑप्शन ए में क्या होगा, सॉरी 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यही होगा, यानी अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई जो होता हुआ प्रकाशिक पथ के बराबर होता है। 93 में देखिए प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होगा, निर्वात में, है ना। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। आगे देखिए 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सट कर रखे जाते हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी, मतलब दोनों जो है सब जो है उत्तल लेंस ही है, तो इसका 1/f बताया कि 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। और इसको चुपचाप कुछ नहीं, इसको रखिए इस पर, इसको आंसर लाइए, जो आंसर होगा 20 होगा, ठीक है। इस पर बैठा दीजिएगा, 20 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर में बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है, कहाँ, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन होता है, वेग एवं तरंगदैर्घ्य में, ऊपर ही बताएं। आगे देखिए 96 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध जो है सही है, तो सही जो होगा ए नंबर होगा, m = L/F(O) × 1 + P/P के बराबर या P/P के बराबर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में किसी खगोलीय दूरदर्शी में लेंसों की क्षमता जो है वो 0.5 डायोप्टर एवं 20 डायोप्टर है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, बताइए, इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, इसकी आवर्धन क्षमता 40 होगा। आप कैसे सर बता दें, आप लोग बना लीजिए, हमको पता है। यहाँ से m = सभी जानते हैं कि क्या होता है, FO/FE। अब f जो होता है FO/FE जो होगा, f = क्या होता है 1/p, अब p ऊपर हो जाएगा, p नीचे हो जाएगा, वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा जो होगा, यानी m जिसे बोल रहे हैं सब लिख ही देते हैं। m = सभी जानते हैं कि अच्छा FO/FE होता है, सभी जानते हैं। अब जो P होता है, P पावर क्षमता 1/f के बराबर, मतलब इसका जो होगा नीचे होगा, इसका जो होगा ऊपर होगा, मतलब PE ऊपर होगा और PO नीचे होगा, ठीक है।
अब चुपचाप इसके ऊपर बैठाइए और आंसर आएगा 40। चुपचाप मारिए, आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। अरे बैठा देने दे, हटाइए, बैठा देते हैं। 20 ऊपर, नीचे 0.5, 5 ऊपर चल जाएगा तो 200 आ गया, इसको काटिए 40 आ गया। मतलब क्या हो गया, ये माइनस में होता है तो मोड m जो होगा वो 40 के बराबर होगा, तो 40 आंसर हो गया। कहा उतना छाव धर रहे थे। चलिए 98 नंबर में, विभिन्न तलों में कर्णिया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है, विभिन्न तलों में, ऊपर बताएं अभी तुरंत, जैसा ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर बताए हैं, बताइए क्या होगा। अभिमुखता उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिमुखता, इंग्लिश में बोले थे महाराज, है ना। तो चलिए अब आगे है तरंग प्रकाश की, तब ऐसा ही सॉरी, इसी प्रकार आप लोग को हम आगे भी फिजिक्स का चैप्टर लाएंगे। बस 2-4 गो शायद और है चैप्टर, उसको हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।